मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। गुड मॉर्निंग। देखिए, वक्त हो चला है आपके फेवरेट मॉर्निंग शो का। मैं हूं आपके साथ नोएडा के मेघदूतम पार्क से श्वेता श्रीवास्तव। तो मेघदूतम पार्क से ही अगले 1 घंटे तक फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में तमाम अहम बड़ी खबरें देश दुनिया की आपको बताएंगे। तो इस पार्क में देखिए, अलग अलग इलाकों से लोग फिटनेस के लिए आते हैं। कोई यहाँ एक्सरसाइज करता है, योग करता है, प्राणायाम करता है, वॉकिंग एंड जॉगिंग करता है, और हम यहाँ आए आपको हर बड़ी खबर बताने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो मिडनाइट ऑपरेशन पर दिखी। आधी रात को वो दिल्ली की सड़कों पर नजर आई। समय पर बादली वो पहुंची और देखिए, मिडनाइट अपने इंस्पेक्शन में वो दिल्ली में किस तरह की कानून व्यवस्था है, कैसे हालात है, इसका जायजा लेने के लिए कुछ सड़कों पर उतरी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और समयपुर बादली में सड़क निर्माण काम का भी उन्होंने इस दौरान जायजा लिया। और देखिए, रिंग रोड के पास जो सड़क निर्माण का काम हो रहा है वो उन्होंने देखा। उन्होंने कहा कि अपनी टीम के साथ काम का उद्घाटन करने के लिए वहां पर पहुंची है। समयपुर बादली क्षेत्र जो है देखिए, उसकी तरफ रिंग रोड पर डेंस बिटुमेन का काम जो है वो किया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट की लागत 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य बारिश से पहले रिंग रोड को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने के लिए है, और इसीलिए वो खुद ही आधी रात को पहुंची, क्योंकि निर्माण कार्य रात को होता है। और ऐसे में किस तरह से चल रहा है ये काम वो उन्होंने देखा। और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात भी की और निर्माण कार्य की जानकारी ली। मिडनाइट ऑपरेशन पर जब वो उतरी तो खुद सड़क पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आई। और शपथ ग्रहण के बाद से देखिए, लगातार रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत करना, उनकी समस्याएं सुनना, ये सब लगातार जारी है। अधिकारियों को दिशा निर्देश उन्होंने दिए, निर्माण कार्य का जायजा भी लिया, क्योंकि बरसात के मौसम से पहले ही रिंग रोड को पूरी तरह से गड्ढा मुक्त करने की जो उनकी कवायद है, कोशिश है, उसके तहत वो इस ऑपरेशन में जुटी हुई नजर आई, एक्शन मोड में नजर आई। अलग अलग जगहों पर जाकर समस्याओं के समाधान का निर्देश भी उनकी तरफ से दिया जा रहा है। मधुबन चौक से लेके मुकरबा चौक तक पूरा 2 लेयर का काम यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में रिंग रोड से गड्ढों को हटाया जा सके, एक साफ सुथरी समतल रोड दिल्ली की जनता को मिल सके, क्योंकि रिंग रोड वो रोड है जो सबसे ज्यादा चलती हुई है। और हम लोग यहाँ पर इस काम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद अब दिल्ली की राजधानी, माफ कीजिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी अब दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। इस मामले में जंगपुरा से बीजेपी विधायक ने सीएम रेखा गुप्ता को एक पत्र भी लिखा है, लेकिन ये पूरा मामला क्या है, क्या उनकी मांग है, देखिए रिपोर्ट में। यूपी के बाद अब दिल्ली में भी दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। दिल्ली के विधायक तरविंदर सिंह मारवा ने दुकानों के बाहर मालिक का नाम और पहचान दिखाने की मांग की है। इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक पत्र भी सीएम रेखा गुप्ता को लिख दिया है। दुकान में पता लगना चाहिए क्या माल बिक रहा है, जिससे कि हमारे जो धर्म है नौराते, उनमें भी कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। क्योंकि कई लोग दुकान के अंदर कुछ रख रहे हैं और बोर्ड क्या लगा रखा है किसी को पता ही नहीं। ये मांग उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के फैसले के बाद चर्चा में आई। यहाँ भी इस नियम को लेकर काफी बहस हुई है। अब दिल्ली में भी मुद्दा सियासी रंग ले रहा है। कुछ लोग इसे जरूरी मान रहे हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव के तौर पर देख रहे हैं। ईद भी है और हमारा नवरात्रों का दूसरा दिन भी है, तो रही बात कि भाई ईद वाले जो मुस्लिम्स हैं उन सबको नॉनवेज चाहिए, पर जो हिंदूज हैं उनको वेज चाहिए। तो जैसा कि हमारी गाइडलाइंस आपने बताया कि आ रही हैं कि हम नॉनवेज वाले सेगमेंट्स में वहाँ पे बाहर टेम्पलेट लगाएंगे और वेज वाले उसमें टेम्पलेट्स लगाएंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नेम प्लेट से कोई दिक्कत तो नहीं चाहिए। मतलब आपको लगता है अगर नेम प्लेट लगाने की जरूरत पड़े तो ठीक है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इससे पहले परवेश वर्मा ने कहा था कि नवरात्रि के दौरान अवैध मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी पार्षद रामकिशोर शर्मा और पटपटगंज से विधायक रविंदर सिंह नेगी ने भी नवरात्रि के दौरान मीट शॉप बंद करने की मांग की थी। अब बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बताते हैं, जहां नवरात्र देखिए चल रहा है, और ऐसे में उत्तराखंड की नामी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। कई जगहों के नाम बदले गए हैं। 15 ऐसी जगहें देखिए जिनके नाम बदल दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जनभावनाओं के अनुरूप नाम जो है उनको परिवर्तित किया गया है। 4 जिलों में 15 जगहों के नाम बदले गए हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि 4 जिलों में 15 जगह और 2 मार्ग ऐसे हैं जिनके नाम में बदलाव किया गया। हरिद्वार जिले में 10, देहरादून में 4, नैनीताल में 2, उधम सिंह नगर में 1 जगह के नाम को बदल दिया गया है। और शासन की ओर से आदेश जो है इसको लेकर जारी किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भारतीय संस्कृति जनभावना, इसके मद्देनजर ही जगहों के नामों को बदल दिया गया है।
तो नवरात्र के मौके पर उत्तराखंड की धार्मिक सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और देखिए कई जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 15 जगह और 2 ऐसे मार्ग हैं जिनके नाम में बदलाव किया गया है। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं। अलग अलग जिले ये 4, जहां पर 15 जगह जहां पर नाम बदले गए हैं। मार्ग भी इसमें 2 शामिल हैं जिनके नामों में बदलाव हुआ है। हरिद्वार जिला, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये वो जिले हैं जहां पर अलग अलग जगहों के नामों में तब्दीली कर दी गई है। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये बदलाव किए गए हैं उसकी पूरी की पूरी डिटेल क्या है वो आपको एक एक कर हम यहाँ पर बता देते हैं। तो आपको बताते हैं कौन कौन से नाम पहले किन नामों से जाना जाता था, अब उनकी जो नई पहचान है वो क्या होगी। हरिद्वार जिले की सबसे पहले बात करते हैं। सबसे ज्यादा नाम देखिए हरिद्वार में ही बदले गए। भगवानपुर ब्लॉक का औरंगजेब अब जाना जाएगा शिवाजी नगर के नाम से। इसी तरह बहादुराबाद ब्लॉक का गाजी वाली अब आर्य नगर के नाम से और चांदपुर ज्योतिबा फुले नगर के नाम से जाना जाएगा। नारसन ब्लॉक के मोहम्मदपुर जट का नाम बदलकर अब मोहनपुर जट कर दिया गया है। खानपुर कुरसली को अब अंबेडकर नगर के नाम से पहचाना जाएगा। खानपुर ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पर इदरिशपुर को नंदपुर कर दिया गया है। खानपुर को श्री कृष्णपुर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा रुड़की ब्लॉक की बात करें तो यहाँ अकबरपुर फाजलपुर का नाम बदलकर विजयनगर कर दिया गया है। रुड़की नगर निगम के तहत आने वाले आसफ नगर को देव नारायण नगर किया गया है। सलेमपुर राजपुताना को शूरसेन नगर नाम दिया गया है और वहीं आगे भी कई जिले हैं जहां नाम बदले गए हैं। नैनीताल की बात कर रहे हैं। नवाबी रोड को अटल मार्ग के नाम से जाना जाएगा। पंचक्की से ITI मार्ग को गुरु गोलवरकर मार्ग के नाम से पहचाना जाएगा। उधम सिंह नगर जिले में नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को अब कौशल्यापुरी नाम से जो है वो अब पहचान मिलने वाली है। इससे पहले देहरादून जिले की बात करें तो देहरादून नगर निगम में जो जगह पहले मियावाला के नाम से जानी जाती थी उसे रामजी वाला नाम दिया गया है। विकास नगर ब्लॉक में पड़ने वाले पीरवाला को केसरी नगर, चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर का नाम दिया गया है। सहसपुर ब्लॉक में अब्दुल्लापुर को अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए एक करके जो अलग अलग जिले हैं उनके कौन कौन से नाम और मार्ग बदले गए हैं वो हमने आपको बताए। और चलिए बढ़ते आगे, अगली बड़ी खबर जो आ रही है जम्मू कश्मीर से आ रही है वो आपको बताते हैं। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन जारी है। लगातार देखिए ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है। कठुआ में भी आतंकियों से मुठभेड़ सुरक्षा बलों की यहाँ पर हुई है और जठाना के पंजतीर्थी इलाके में आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। तो पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। मुठभेड़ वाली जगह पर अतिरिक्त फोर्स भी भेज दी गई है। बीती रात ये मुठभेड़ शुरू हुई है और जैश के 3 आतंकियों के यहाँ पर घेरे होने की भी खबर है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सुरक्षा बलों ने खुफिया जानकारी उन्हें मिली थी और उसी के तहत ये तलाशी अभियान जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया था। आतंकियों ने इसी बीच में फायरिंग वहां पर शुरू कर दी और अतिरिक्त सुरक्षा बलों को उसके बाद वहां पर भेजना पड़ा था। अभी पूरे इलाके को घेर रखा गया है और बताया जा रहा है कई आतंकी इसके अंदर फंसे हुए हैं जो कि किसी भी वक्त उनको ढेर किया जा सकता है। इन दहशतगर्दों को दोनों ओर से लगातार फायरिंग भी रुक रुक के हो रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीती रात से ही ये जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है। और देखिए बीते 10 दिनों में कठुआ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये तीसरी मुठभेड़ की खबर है जो निकलकर सामने आई है। पहली मुठभेड़ 23 मार्च को हीरानगर सेक्टर में हुई थी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ग्रुप को घेरा था लेकिन उस वक्त आतंकी जो है वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए थे। और दूसरी जो मुठभेड़ हुई 28 तारीख को हुई। 28 मार्च को इस एनकाउंटर में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। हमने आपको वो खबर भी बताई थी डिटेल में। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 4 जवान भी शहीद हुए थे जबकि 3 जवान घायल हुए थे। और अब बीती रात ये एनकाउंटर शुरू हुआ है। पंजतीर्थ इलाके में आतंकियों को घेरा गया है। अभी दोनों तरफ से रुक रुक कर फायरिंग जारी है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने ओवैसी पर निशाना साधा है। बिल पर चर्चा के दौरान कहां छिपे थे वक्फ बिल को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही। टी राजा ये कह रहे हैं कि वक्फ की आड़ में गोरखधंधा यहाँ पर चलाया जा रहा है। आपको बता दें टी राजा ने फिर से ओवैसी को आड़े हाथों लिया और जमकर उन पर निशाना साधा। टी राजा ने वक्फ को लेकर अमित शाह से बड़ी मांग भी कर दी है। ओवैसी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग करते हुए उन्होंने कई बड़ी बातें भी कही हैं। जब वक्फ बोर्ड के प्रति जब चर्चा लगाई गई थी तो किस कोने में आप छुपे हुए थे? क्यों उस चर्चा में तुम लोगों ने भाग नहीं लिया? क्यों तुम्हारे चाहने वाले सांसद उस चर्चा में भाग क्यों नहीं लिए? क्योंकि पता है कि वक्फ बोर्ड कानून के तहत कईयों गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा किया गया। अनेकों इनलीगल काम वक्फ बोर्ड के नाम पर चल रहे हैं, गोरख धंधे चल रहे हैं। और ओवैसी को कहना चाहूंगा वक्फ बोर्ड पर तो संशोधन होके ही रहेगा। तुम क्या तुम्हारे बाप भी नहीं रोक सकते। और बीजेपी नेता टी राजा सिंह एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी को लेकर यह बयान क्यों दे रहे हैं इसके पीछे भी वजह है।
और आपको बताएं कि बड़ी वजह ओवैसी का वो बयान जो उन्होंने हाल में दिया था। आरोप लगाया कि संशोधन बिल के पीछे मुसलमानों की जायदाद को छीनना यानी कि मुस्लिमों को भ्रमित करने का कोई मौका ओवैसी छोड़ नहीं रहे। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, याद रखो, हम कभी भी तुम्हारी इस चीज को माफ नहीं करेंगे। तुम हमारी शरीयत पर हमला जो करने की इजाजत बीजेपी को दे रहे हो, अगर ये चार्ज बोल दे कि बिल नहीं लाना चाहिए तो बिल नहीं आएगा, मगर तुम बीजेपी को इजाजत दे रहे हो हमारी मस्जिदों को, वक्फ को खत्म करने का, उनकी तायीद करके। आपकी नीयत एक ही है कि मुसलमानों से उनकी जायदादों को छीन लिया जाए। ये इनका हिंदुत्व का एजेंडा है कि हम अपनी शरीयत पे ना चल सके, अपने मजहब पे ना चल सके। अब बड़ी खबर मुंबई के मलाड से आपको बताते हैं। देखिए, हिंदू युवकों की यहाँ पर पिटाई की गई थी, जिसके बाद इलाके में तनाव है। एक आरोपी अभी पकड़ा गया है, बाकी की धरपकड़ जारी है। देखिए, मलाड इलाका यहाँ पर पठानवाड़ी इलाका बताया जा रहा है। रविवार को जब मारपीट की ये घटना जो है उसको अंजाम दिया जाता है। कुछ हिंदू युवक भगवा झंडा लेकर पास से आयोजित हो रही है कलश यात्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जब वो ऑटो से गुजर रहे थे, ऑटो से खींचकर बाहर निकालकर उनकी पिटाई की गई थी। वो वीडियो भी सामने आया था। बीच रास्ते में मस्जिद के पास इनको पीटा गया था। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 3-4 लोगों ने मस्जिद के बाहर आकर धार्मिक नारे जानबूझकर उकसाने के लिए लगाए थे, जिसके बाद ये पूरा बवाल बढ़ा था। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने है। देखिए किस तरह से मारपीट की इस घटना को अंजाम दिया जाता है। लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, ठेस पहुंचाने को लेकर केस जो है वो भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे उन सबको लगातार पुलिस खंगालने में जुटी हुई है ताकि सच का पता लगाया जा सके कि दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। जहाँ हिंदू पक्ष का ये कहना है कि हम गुजर रहे थे कलश यात्रा में शामिल होने के लिए, तभी मस्जिद के बाहर हमें रोककर पीटा गया, तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जानबूझकर धार्मिक नारे 4 लोगों ने आकर मस्जिद के बाहर लगाए थे, लोगों को उकसाया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। ऐसे में अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। रविवार को जो ये घटना हुई उसमें न सिर्फ हिंदू युवकों को घेरा गया बल्कि किस तरह से मारपीट हुई है आप देखिए, तस्वीरों में समझ में आ रहा है। मारपीट का वीडियो ये अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की इसके खिलाफ चेतावनी जो है वो भी जाहिर कर दी। ऐसे में तनाव बढ़ने के आसार हैं, हालांकि प्रशासन की कोशिश यही है कि दोनों संप्रदायों में जो शांति है, सौहार्द है, वो बनी रहे और इसीलिए समझाइश की जा रही है। और एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना से जहां सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है 7 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। घर में दरअसल बताया गया कि ये ब्लास्ट हो गया अवैध तरीके से। पटाखा फैक्ट्री वहां पर चलाई जा रही थी और ऐसे में गैस लीक होने से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और पटाखों की वजह से विस्फोट जो है वो और तेज होते चले। और जैसे विस्फोट हुआ जाहिर तौर पर अफरा तफरी मच गई। पहले किसी को समझ ही नहीं आया ब्लास्ट कितना जबरदस्त। आप सोचिए कि 7 लोग उसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। फिर पता चला कि सिलेंडर ब्लास्ट तरीके से देखिए पटाखा फैक्ट्री वहां घर के अंदर चलाई जा रही थी और इसी वजह से इतना बड़ा हादसा जो है वो सामने आता है। सिलेंडर ब्लास्ट होता है, पटाखों में भी आग लग जाती है, धमाके वहां पर होते हैं और इसका नतीजा ये रहा कि 7 लोगों की जान चली गई और कई लोग इस पूरे के पूरे हादसे में जख्मी हुए। तो वैध तरीके से पटाखा बनाने का काम इस घर के अंदर चल रहा था और जब गैस सिलेंडर लीक हुई तो जो आग लगी पटाखे रखे होने की वजह से वो बहुत तेजी के साथ फैली। धमाके जबरदस्त तरीके से हुए और 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सवाल प्रशासन के ऊपर भी है कि आखिर अवैध तरीके से पटाखा फैक्ट्री कैसे चलाई जा रही थी कि या प्रशासन को इस बात की खबर नहीं थी। ये तमाम सवाल अब सामने हैं। हरियाणा के भिवानी से अब अगली खबर है जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर प्रशासन के सामने 2 भाइयों ने खुद को आग लगा दी और जैसे इन दोनों युवकों ने खुद को आग लगाई, आसपास मौजूद महिलाओं ने हंगामा खड़ा कर दिया और उसके बाद वहां पर क्या हुआ, पूरा मामला क्या था, देखिए रिपोर्ट में आप। दहकती आग, मौके पर चीख पुकार, पुलिस के सामने महिलाओं का बवाल, लपटों के बीच खेत में भारी हंगामा,
एक तरफ पुलिस और प्रशासन की पूरी फौज खड़ी है, दूसरी तरफ खेत में आग दहक रही है और चीख पुकार मची हुई है। मौके पर कई महिलाएं हैं जिन्होंने बवाल काटा हुआ है। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हरियाणा के भिवानी से सामने आई है, जहां हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम एक खेत का कब्जा छुड़ाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि लोहलू इलाके में 7 एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। मामले में हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद मजिस्ट्रेट की अगुवाई में प्रशासन की टीम कब्जा छुड़ाने के लिए पहुंची थी। मामले की सूचना मिलने के बाद एक पक्ष जिसका जमीन पर कब्जा है मौके पर पहुंच गया, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी। इस बीच कब्जा करने वाले गुट के 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रशासन और आसपास मौजूद लोगों ने आग बुझाई, दोनों को अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं आत्मदाह करने वाले पक्ष के लोगों का आरोप है कि प्रशासन बिना नोटिस कब्जा हटाने पहुंचा है। मामले में 8 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई है। और खबर अब मुजफ्फरनगर से अगली आपको बताते हैं। यहाँ पर एक महिला अपने ससुराल के बाहर ही धरने पर बैठी हुई है। और देखिए, शादी होती है, उसके बाद एक आ जा रहा 4 दिन बाद ही पति का मन बदल जाता है शादी को लेकर, और वो पत्नी को छोड़ने की जिद पर अड़ा हुआ है। लड़की और उसका पूरा परिवार अभी फिलहाल ससुराल में बैठा हुआ है तंबू गाड़कर। देखिए पूरी खबर। ससुराल के बाहर तंबू में बहू, बेटी परेशान, साथ आया समाज। ना खता ना कुछ पता, फिर भी सजा। पति के साथ पूरा परिवार लापता। दहेज की डिमांड या रिश्ते में गांठ। एक तरफ मेरठ की मुस्कान, औरैया की प्रगति और मुजफ्फरनगर की पिंकी जैसी औरतें हैं जिनके दामन पर पति के खून के धब्बे होने का आरोप है, तो माथे पर सुहाग को मिटाने की साजिश का कलंक। लेकिन एक बहू ऐसी भी है जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए ससुराल के दरवाजे पर तंबू लगाकर बैठी है। समाज से इंसाफ तो पति से सजा की वजह पूछ रही है। मतलब वही तो रीजन, सही रीजन तो मैं भी जानने के लिए बैठी हूँ ना। यही चीज मुझे 2 ही चीज पूछनी है, शादी क्यों की है और छोड़ने की वजह जाननी है। सिर्फ 2 ही चीज जाननी है मुझे भी। जिसे ना अपनी खता का पता है और ना ही सजा की वजह समझ आ रही है, उसका पति पूरे परिवार के साथ घर पर ताला लगाकर लापता है और वो बहू होकर भी पति के घर के दरवाजे पर घंटों से तंबू लगाए बैठी है। रिश्ता जैसे भी बचे, बस वो इसी कोशिश में है। मतलब अभी तक इतना हुआ है कि बहुत से लोग जुड़े हैं, नए लोग जुड़े हैं, उनके सामने बातें हुई है, सेम बातें हुई है, और सिर्फ एक चीज का हल निकला है, माफी। और वो माफी भी नहीं मिल रही है। उसके बाद मतलब मेरे पूरे फैमिली ने, मतलब मेरे चाचा ताऊ ने, सबने नाक तक रगड़ लिया। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब तो ये बस वजह ही बता सकते। जिस बेटी के साथ तंबू में पूरा परिवार है, उसके साथ कानून का कवच है और बिरादरी के साथ सियासत की ताकत है। वो रिश्ते की मर्यादा को लेकर इन सब से तर पति के जवाब का इंतजार कर रही है। जानना चाहती है कि जिस नाम के लिए हाथों पर सजाई मेहंदी का रंग अभी फीका भी नहीं पड़ा, उसने महज कुछ दिन साथ बिताकर यूं मुंह क्यों फेर लिया। समाधान तो जब वे आएंगे, दोनों पक्ष की बातें रखी जाएंगी, समाधान तो तब निकलेगा। हम भी चाहते हैं कि वो सामने आए, खुल के बोले। मतलब हम जवाब ही मांग रहे हैं ना, जो जवाब, मतलब शादी तो यहीं पे हुई, सब लोगों के सामने हुई, तो सब लोगों के सामने ही जवाब देना पड़ेगा ना, कि उन्हें भी तो जानना है ना कि ऐसी क्या वजह है जो ऐसी चीज हो रही है। पति के घर के बाहर घंटों से तंबू लगाकर बैठी ये मुजफ्फरनगर की शालिनी सिंघल हैं, जिनकी शादी 12 फरवरी को आर्किटेक्ट इंजीनियर वीरेंद्र सिंघल के बेटे प्रणव सिंघल से हुई थी। आरोप है कि शादी के 3-4 दिन बाद ही पति प्रणव सिंघल का मन बदल गया। 17 फरवरी से ही पत्नी शालिनी को छोड़ने की जिद पर प्रणव अड़ा है। हनीमून के बाद इंडोनेशिया से लौटे प्रणव ने शालिनी को मायके भेज दिया। करीब 20-22 दिन वो मायके में रही। इसके बाद ससुराल से कोई भी उसे वापस लेने नहीं पहुंचा। अब प्रणव और उसका पूरा परिवार घर पर ताला लगाकर फरार है। मतलब यही 12 तारीख में मेरी शादी हुई थी,
मतलब उसके बाद 2 दिन घर पे प्रोग्राम्स हुए हैं, फिर 15 तारीख में घूमने गए हैं और 17 तारीख से लड़की ने छोड़ना है लगा रखा है। शालिनी अपने ससुराल और पति पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहती है। वो समाज के सामने उनके आने और अपना पक्ष रखने का इंतजार कर रही है, लेकिन दबी जुबान में उनके मुंह से जो वजह सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। और ये भी बोला है कि अगर यही 50 लाख रुपए घर में और शादी में इतना पैसा लगा, अगर घर में तुम्हें भी रहना है तो वो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे, वरना घर के बाहर मतलब घर चले जाना अपने। शालिनी और उसका परिवार सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन प्रणव और उसके माँ बाप के यूं घर से गायब होने और बहू शालिनी को घर के बाहर निकालने का संकेत ये 50 लाख रुपए के दहेज का लालच ही हो सकता है, क्योंकि दहेज के खिलाफ कानून या फिर हाल ही में सामने आई कई घटनाओं से प्रणव का परिवार शायद डर में हो या सीधे डिमांड करने से बच रहा हो। अब घर के बाहर बैठी शालिनी के पास धरने की वजह जानने पुलिस भी पहुंच चुकी है, तो पूर्व विधायक उमेश मलिक भी उसके परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार की हरकत इस परिवार ने की है कि उनके दरवाजे के बाहर बिटिया खड़ी है और सूटकेस लिए खड़ी है और अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा, तरह तरह की समाज को गुमराह करने जैसी बातें समाज के बीच में फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत खराब हरकत है। ये संस्कारवान परिवार कभी नहीं कर सकते। हालांकि दोनों परिवारों के बीच आज दोपहर में समाज के सामने बैठकर समाधान निकालने की बात सामने आई है। शालिनी का परिवार चाहता है कि प्रणव उसे अपनाए और पूरे सम्मान के साथ घर ले जाए, लेकिन अगर वो सामने नहीं आते हैं तो परिवार बेटी के खातिर 6 महीने तक भी घर के बाहर तंबू में बैठने को तैयार है। आगे अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दरअसल खबर आई है, जहां पर फिलिस्तीन का झंडा देखने को मिला है। ईद के मौके पर नमाज के बाद एक झंडा फहराया गया। बताया जा रहा है करीब 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 5 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इस मामले में ईद की नमाज के बाद कई लोग हाथों में फिलिस्तीन समर्थन का झंडा लेकर यहाँ पर पहुंचे थे। बिल्कुल, ईद की नमाज के बाद कई लोग देखिए वहाँ पर पहुंच गए, युद्ध विराम की मांग वहाँ पर करने लगे। तस्वीरें आपके सामने है। ईद की नमाज खत्म होती है, ईद की नमाज खत्म करते हैं ये लोग और उसके बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप सड़कों पर फिलिस्तीन का झंडा लेकर मार्च कर। तो फिलिस्तीन समर्थन के झंडे लेकर के कई ऐसे शहर थे जहां पर कल ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन ये सहारनपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां घंटाघर एरिया में झंडा लहराने का मामला सामने आया। सिटी कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आज जनपद सहारनपुर में सोशल मीडिया के थ्रू एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लड़कों के द्वारा भारत का और एक अन्य देश का झंडा दिखाया जा रहा है। इस मामले की आवश्यक जांच की जा रही है एवं जांच के उपरांत इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।